हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। जैसे एक चीज जानते हैं, हमारे शरीर में जो है 206 हड्डियां हैं। मैंने बताया था इसके पिछले वाले पार्ट्स में जो है कि जो वयस्क होता है उसमें 206 हड्डियां होती है, लेकिन जो अगर बालिग शिशु प्रावस्था में है तो उसमें लगभग 213 हड्डियां। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो लगभग 300 से 350 अस्थियों का निर्माण होता है। और वो जो अस्थियां बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसका विकास होता है, ये टॉपिक आज का हम लोग का रहेगा। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है कि अस्थियों की उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार से होती है। सबसे पहले तो अस्थियां जो बोन्स होती है, बोन्स के बनने की प्रक्रिया की बात, जिसे हम लोग बात करें कि बोन्स क्या होता है या ये जो अस्थियां बनती है इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, अस्थियों के बनने की जो प्रक्रिया होती है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस या उसको कह सकते हैं ऑसिफिकेशन। ऑस्टियोजेनेसिस या उसको कह सकते हैं ऑसिफिकेशन। तो जो अस्थियां होती है, अस्थियों के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अस्थि जनन या अस्थि भवन के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस कह सकते हैं या ऑसिफिकेशन कहते हैं। देखिए, जो अस्थियां बनती हैं, अगर अस्थियों के बनने की प्रक्रिया की बात किया जाए तो जो अस्थियां होती हैं उसमें मूलतः तो समान होती हैं। जितनी भी प्रकार की अस्थियां बनती हैं वो मूलतः समान होती हैं, उनकी विधि समान होती है। और इसमें पूरी दो प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है, पहली चरण में होता क्या है कि एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगा। पहले चरण में क्या होता है कि पहली स्टेप में एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है एक कार्बनिक मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं ओसीन, ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ बनाता है जिसको हम नाम देते हैं ओसीन। तो पहले चरण में क्या होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है उससे ओसीन का निर्माण यहां पर होता है। ओसीन क्या है? ओसीन जो है कार्बनिक पदार्थ होता है। दूसरे चरण में क्या होता है कि ये जो ओसीन बना है, अब इस ओसीन में जो ओसीन बना, इसी ओसीन में जो है कुछ लवण या इनऑर्गेनिक जो साल्ट होते हैं वो जमा हो जाते हैं। जो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं वो यहां पर आकर के जमा होने लगते हैं और इसके कारण जो है जो बोन्स है उस बोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट आकर के यहां पर जमा हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मिनरलाइजेशन, या इसको एक और नाम से जा सकते हैं, कह सकते हैं कैल्सिफिकेशन। तो इस तरह से जो इसको मिनरलाइजेशन या कैल्सिफिकेशन कहते हैं, दूसरे जो पॉइंट होता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में अगर देखें तो यहां पर जो है मूलतः विधि समान होती है, चाहे जो भी हो, यानी ये दो चीजें कॉमन होंगी। वो चाहे जिस फॉर्म में बन रहा हो, लेकिन ये दो चीजें निश्चित रूप से होंगी। पहले स्टेप में ओसीन बनेगा, फिर उस ओसीन में जो है कुछ लवण जमा होंगे, तंतु जमा होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन होगा, जिससे कि बोन्स का निर्माण होता है। अब बोन्स का जो ओरिजिन हो रहा है उस ओरिजिन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं बोन्स, तो एक जो है दो प्रकार से इसमें ओरिजिन होता है। पहले अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट वाला होता है, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन आर इन्वेस्टिंग बोन। इसको कहते हैं मेम्ब्रेन आर इन्वेस्टिंग बोन। देखिए, जो मेम्ब्रेन अर्थात इसको हम लोग कहते हैं कलाजात अस्थि। कलाजात अस्थि, कला मतलब होता है आवरण, मेम्ब्रेन। जैसे ये हम लोग की त्वचा, कला, इस त्वचा के आसपास से अगर उसकी उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम नाम देंगे कलाजात अस्थि। चूंकि इन्वेस्टिंग नाम इसलिए दिया क्योंकि ये काफी गहराई में होता है। ये जो बोन्स होते हैं ये गहराई में होते हैं, इसलिए इसको नाम इन्वेस्टिंग रखा गया है। ये
त्वचा से दूर जो है पहुंच जाते हैं। तो इसको इन्वेस्टिंग बोन्स के नाम से भी जो जानते हैं, या इसको मेम्ब्रेन बोन कहते हैं। अब इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका जो निर्माण होता है, जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण की त्वचा के ठीक नीचे जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के त्वचा के ठीक नीचे, यानी कि कह सकते हैं कि लोअर स्किन, ठीक है, जो उसकी त्वचा होती है लोअर डर्म, इसके ठीक नीचे यहीं पर जो है कनेक्टिव टिश्यू का अस्तर पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का अस्तर यहां पर पाया जाता है। इस कनेक्टिव टिश्यू के अस्तरों में विभेदीकरण, यानी यहां पर एक क्षेत्रीय विभेदीकरण होता है और उस क्षेत्रीय विभेदीकरण के द्वारा जो है यहां पर बोन्स का निर्माण होता है। लेकिन कैसे होता है इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। यहां तो केवल एक पॉइंट है कि हाँ, भ्रूण के त्वचा के ठीक नीचे कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजी ऊतक का अस्तर होता है, उसमें जो है इसका निर्माण होता है। जो संयोजी ऊतक का अस्तर है, उसमें जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के द्वारा, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के द्वारा जो है यहां पर बोन का निर्माण होता है। तो कैसे हो रहा है? भ्रूण की त्वचा के ठीक नीचे उपस्थित संयोजी ऊतकों के अस्तरों में इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के द्वारा यहां इस जो मेम्ब्रेनस बोन होता है उसका निर्माण यहां पर होता है। इसीलिए इसको चूंकि हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कह सकते हैं डर्मल बोन। चूंकि त्वचा से बन रहा है तो इसका नाम रखा गया है डर्मल बोन, भी इसको कह सकते हैं। तो एक और नाम आ गया मिलकर के हम सामने कि इसको हम लोग जो डर्मल बोन के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा इसमें जो है होता कैसे, बनता कैसे, इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लेते ये बोन है, ये हालांकि ये स्टार्टिंग में बोन तो रहता है, त्वचा रहता है। अभी तो हमने केवल त्वचा का मान लेते, एक अस्तर बना लेते, त्वचा है, केवल लेयर बनाते हैं एक त्वचा का अस्तर, ठीक है, ध्यान है। एक लेयर अस्तर बन गया यहां पर त्वचा। इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। त्वचा के ठीक नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, यहां पर देखिए जब भी कनेक्टिव टिश्यू होता है वो त्वचा के ठीक नीचे होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि अब इसी को थोड़ा सा वैसे बना दे रहे फिगर के रूप में, ये त्वचा है, ये स्किन डर्म, इसके ठीक नीचे यहां पर ये पूरा जो पोर्शन है ये कनेक्टिव टिश्यू को मान लेते हैं। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जो ब्लड वेसल्स होता है वो इसमें प्रवेश करता है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रवेश करता है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स है इस कनेक्टिव टिश्यू में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ब्लड वेसल्स यहां पर जो प्रवेश करता है वैसे वैसे ये अंदर के पहुंच करके ये कैपिलरीज बना लेता है। इस तरह से जो ब्लड वेसल्स था वो अंदर पहुंच करके बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का निर्माण यहां पर करता है। तो ये जो त्वचा के ठीक नीचे जो संयोजी ऊतक का स्तर होता है, उस संयोजी ऊतक के स्तर में जो ब्लड वेसल्स होता है वो एंटर करता है और वो ब्लड कैपिलरीज बनती है। अब इस ब्लड कैपिलरीज, अब इसी को थोड़ा सा और आगे बना लेते थे, देखते हैं। ये है, अब यहां बहुत सारे जो है ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये कैपिलरी बना लिया, ठीक है। इसी के नीचे यहीं पर जो है जहां ब्लड वो कैपिलरी आकर इकट्ठा हुआ, वहीं बीच बीच में यहां पर जो है एक कोशिका पाई जाती है जिसको नाम है फाइब्रोब्लास्ट सेल। इसे पाया जाता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करता है? इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है और इस सेल डिवीजन की प्रक्रिया के द्वारा जो है इससे ऑस्टियोब्लास्ट सेल का निर्माण हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल का निर्माण हो जाता है।
अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता है, ये ओसीन का स्राव करना शुरू कर देता है। ये ओसीन का स्राव शुरू करता है और इस ओसीन में अब जैसे ही ओसीन यहां पर बंद करके आया, मान लेते इसी में ओसीन का स्राव हुआ, तो ये यहां पर ओसीन क्या होता है कि ऐसे इसके अंदर नीचे की ओर देखें तो छोटे छोटे, थोड़ा सा और दूसरा बना दें, ये ऐसे पिट्स बन जाएंगे, लैकुनी इसको कहेंगे। तो ये जो ओसीन बीच बीच में इसमें जमा रहता है, ये ओसीन हमारे जैसे चारों जो ओसीन है, ओसीन अब इसमें आकर के कुछ लवण जो है जमा होना शुरू कर जाते हैं। जो लवण है वो इसमें आकर के जमा होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें आकर के जमा हो जाते हैं। जो ओसीन होता है उस ओसीन में ही जो है इनऑर्गेनिक साल्ट्स आकर के जमा हो जाता है। तो इस प्रकार उस ओसीन वाले भाग में इनऑर्गेनिक साल्ट जब आकर के जो प्रवेश करता है, लेकिन इसकी जो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं जो ओसीन से पूरी तरह से घिरी होती हैं, कुछ कोशिकाएं जैसे मान लेते हैं इसकी कुछ कोशिकाएं से यही है, ये है, इसके चारों ओर जो ओसीन पाया जा रहा है, जैसे मान लेते थोड़ा सा बड़ा करके बना दे, ये मान लेते कोशिका है जो चारों ओर ओसीन से घिरी हुई है, चारों ओर से जो पूरी तरह से ओसीन से घिरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो यहां पर घिरी होती है, ये इसको हम लोग कहते हैं लैकुनी। ये जो होता है जो कुछ कोशिकाएं उसी से पूरी तरह घिरी होती है और वो जो होती है वो लैकुनी में बंद होती है, ये लैकुनी में बंद होती है। लैकुनी का मतलब होता है गर्तिकाएं, पिट। तो ये लैकुनी पूरी तरह से बंद होती हैं और जबकि शेष जो होती हैं, तो ये इसके चारों ओर शेष जो होती हैं, ये चारों ओर आकर के जमा हो जाती है। शेष लवण, जो शेष बाहरी भाग होता है उस पर जो लवण होता है, लवण तंतु होता है, वो नियमित रूप से इस पर एकत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर नियमित रूप से एकत्र भी होने लगते हैं। तो जो यहां पर जो है ओसीन होता है, ओसीन यहां पर एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि जो कुछ कोशिकाएं जो ओसीन से पूरी तरह से घिरी होती हैं, पूरी तरह से घिरी होकर के लैकुनी में बंद होती हैं, लेकिन जो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बाहर स्तर जो होता है उस बाहरी स्तर पर नियमित रूप से उस पर लवण तंतु जमा होता है। अब इसके चारों ओर जैसे जैसे ये पूरा बन गया, इसके चारों ओर यहां पर एक जो है ये जो रहता है, ये यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट जो सेल होता है। अब इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर पूरा जो है फाइबर्स जमा हो जाते हैं, जो है यहां पर जो है कुछ फिलामेंटस लाइक फाइबर अर्थात जो है यहां पर तंतु जमा होने लगते हैं। ये तंतु जमा जब होते हैं, ये भी कहते हैं फाइबर, तो ये तंतु जमा होकर के इसके चारों ओर का एक आवरण बना लेता है जिसको कहते हैं पेरिऑस्टियम। पेरिऑस्टियम। तो इस तरह से जो फाइबर होता है वो फाइबर इसके चारों ओर जो बोन्स बन रहा है उस बोन से चारों ओर एकत्र होकर के वहां पर पेरिऑस्टियम का निर्माण करता है। तो इस तरह से एक बोन का निर्माण हो जाता है। ये इसमें जो है रहता है, ये जो होता है बाहरी आवरण, इसको कहते हैं पेरिऑस्टियम। पेरिऑस्टियम। इसके भीतर कहीं कहीं पर लैकुनी होता है, लैकुनी जिसको गर्तिकाएं कहते हैं। इस लैकुनी के चारों ओर जो है, हमने भी बताया चारों ओर जो है कुछ यहां पर तंतु जमा हो जाते हैं, चारों ओर तंतु जमा रहते हैं, शेष लैकुनी में बंद होते हैं, शेष जो ओसीन होता है वो लैकुनी में बंद होता है। इस तरह से थोड़ी सी मजबूती इसमें आ जाती है और ये बोन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसे बोन पाए कहां जाते हैं, ऐसे बोन उपस्थित कहां होते हैं, क्योंकि ये त्वचा से थोड़ा सा दूर स्थित होता है। तो ऐसे बोन्स पाए कहां जाते हैं, तो हमारे जो स्कल होता है, जितने भी चपटी अस्थियां होती हैं, फ्लैटेंड बोन होता है, फ्लैटेंड बोन ऑफ स्कल। तो जितनी भी हमारे जो कपाल है उस कपाल की जितनी चपटी अस्थियां होती हैं वो इससे बनी होती हैं। इसके अलावा जो है जो हम लोग का फिंगर टिप्स होता है, यानी उंगली के जो अग्रछोर होता है, फिंगर टिप जो होता है उंगली का जो अग्रछोर होता है उसका जो बोन पाई जाती है वो जो इसकी बनी होती है। इसके अलावा जो हमारा अंश मेखला होता है, जो हमारा यहाँ पर पेक्टोरल गर्डिल है,
उसकी जो क्लैविकल बोन होती है, क्लैविकल बोन, जिसे आजकल जो लोग जो है ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो विदेशों में जिस लड़कियों की ये दिखाई पड़ती है काफी जो सुंदर लगती हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया ब्यूटी बोन। तो ये जो हस्तियां होती हैं ये जो है ये क्या नाम है, कलाजात अस्थियां होती हैं, या इसको निवेशित अस्थियां के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग त्वचीय अस्थि यानी डर्मल बोन भी कहते हैं। तो ये इसके पूरे बनने की प्रक्रिया होती है जो डर्मल बोन होता है या मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन होता है। अब सेकेंड आते हैं कार्टिलेज बोन, जिसको हम लोग रिप्लेसिंग बोन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड आता है कार्टिलेज या रिप्लेसिंग बोन। कार्टिलेज दूसरा, कार्टिलेज या रिप्लेसिंग बोन। उपास्थि जात या पुनर्वेशित अस्थि या प्रतिस्थापित अस्थि। ये देखिए जो कार्टिलेज अर्थात उपास्थि जात होती है, यानी इसका जो निर्माण होगा वो उपास्थियों से होगा। कैसे होगा? उपास्थि से। तो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो का जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, ये एक प्रकार का उपास्थि है। यही हाइलाइन कार्टिलेज को नष्ट करके यहां पर बोन बनते हैं। इसके स्थान पर इंस्टेड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है, यहां लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ। तो यहां पर जो है बोन का फॉर्मेशन होता है, बोन फॉर्मेशन। इतना ध्यान रखना है इसमें जो है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो उपास्थि जात अर्थात रिप्लेसिंग बोन होता है, इसमें जो अस्थियों का निर्माण होता है भ्रूण के जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है उसको नष्ट करके जो है इससे बनता है। अतः इसे कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस। तो इसे हम लोग नाम दे सकते हैं एंडोकॉन्ड्रल, अर्थात इसमें कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्टिलेज होता है उस कार्टिलेज से बन रहा है, इसलिए इसका नाम जो इसमें अस्थि भवन रखा गया है उसको कहा गया एंडोकॉन्ड्रल अस्थि भवन, अर्थात एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं, या इसको जो है ऑस्टियोजेनेसिस के भी नाम से जो है जानते हैं। तो ये होता क्या है इसमें, सबसे पहले जैसे जो हमारे लंबे लंबे कार्टिलेज होते हैं, जो लॉन्ग कार्टिलेज होता है जिसमें हाइलाइन आता है, जिसमें हाइलाइन आता है, तो जो लंबी लंबी जो उपास्थियां होती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्षेत्रीय विभेदीकरण होता है। इसमें सबसे पहले जो है रीजनल डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अब जैसे सपोज करते हैं ये लंबा लंबा कार्टिलेज है, ठीक है, ये एक लंबी सी कार्टिलेज है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्षेत्रीय विभेदीकरण होगा, कहीं कहीं से जिसमें विभेदीकरण होना शुरू होगा, मतलब कि इसमें डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाएगा। और इस डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप यहां पर क्या होगा, जब ये डिफरेंशिएशन होगा तो इसके जो केंद्रीय भाग होता है, ये केंद्रीय भाग, ये होगा केंद्रीय भाग। ये जो केंद्रीय भाग होता है, अब इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय भाग होता है उसमें जो है अब कुछ कोशिकाएं जो कॉन्ड्रोसाइट होती है लंबी लड़ी के रूप में, जैसे मान लीजिए कॉन्ड्रोसाइट है, ये एक लंबी लड़ी के रूप में यहां पर एकत्र हो जाती है। जो कॉन्ड्रोसाइट होती है, कॉन्ड्रोसाइट एकदम सेंटर पॉइंट पर, जो कॉन्ड्रोसाइट होता है वो एकदम सेंटर पॉइंट पर जो है उसके जो केंद्रीय भाग होता है उसमें एक लड़ी के रूप में जो है विकसित हो जाती है, यानी श्रृंखलाबद्ध रहती है, एक लड़ी के रूप में जो है काफी श्रृंखलाबद्ध हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब श्रृंखला होती है इसी के अंदर जो है कैल्शियम लवण का जमा होना शुरू हो जाता है,
अब इसी में क्या होता है, जो कैल्शियम लवण होता है, कैल्शियम साल्ट है, उस कैल्शियम लवण का यहां पर जो है जमा होना शुरू करता है और ये कैल्शियम लवण भी एक लंबी श्रृंखला के रूप में प्रवेश कर जाती है। अब इसी में कहीं कहीं पर इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दें, ऐसे बना दे रहे हैं, ये है, यह कॉन्ड्रोसाइट है, श्रृंखलाबद्ध बना लेते हैं। इसके बीच बीच में कैल्शियम उपस्थित है, ये कैल्शियम है, और इसके बीच बीच में यहां पर जो है कुछ गर्तिकाएं जो होती है उसी गर्तिकाओं में जमा हो जाती है, जो गर्तिकाएं होती है उसी गर्तिकाओं में जो है ये जो है जमा रहती है। अब इसके चारों ओर जो पेरिकॉन्ड्रियम है, जैसे इसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ये पेरिकॉन्ड्रियम क्या करता है, अब ये रूपांतरित हो जाता है पेरिऑस्टियम में। तो जो रूपांतरित पेरिऑस्टियम होता है, जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि जब शुरू में कॉन्ड्रियम से बन रहा है, तो पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है, अब इसकी जो कुछ कोशिकाएं जो थी पेरिकॉन्ड्रियम की, वो यहां पर इकट्ठा होती है चारों ओर पेरिकॉन्ड्रियम, और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम कुछ कोशिकाएं, अब ये पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये यहां पर कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल में, ऑस्टियोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ये जो पेरिकॉन्ड्रियम, इसमें से एक और चीज ध्यान रखना कि इसमें एक ऑस्टियोब्लास्ट तो अंदर क्यों बनता है, अंदर क्यों, इसके पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर क्यों ऑस्टियोब्लास्ट सेल, लेकिन उसके बाहर क्यों यहां पर बात करें तो यहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ध्यान देना, इसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है कि बीच बीच में यहां पर जो है जगह होता है, तो इससे क्या होता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल की बात आया, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल यहां पर एक स्थान देगा रुधिर वाहिनियों को इसमें प्रवेश करने के लिए। बाकी जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगा, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल से ऑस्टियोसाइट बनेगा, और इस ऑस्टियोसाइट फिर जाकर के ओसीन नामक पदार्थ का स्राव करेगा, जिसमें जो है लवण तंतु जमा होना शुरू कर देंगे। बाकी जो बच रहा है यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, जो पेरिकॉन्ड्रियम के अनेक कोशिकाएं हैं, वो जो यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट बनाए हैं, इसी से ब्लड वेसल्स अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू कर देता है, ब्लड वेसल्स अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू करता है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होता है जो अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, ये ब्लड वेसल्स अंदर की ओर जाकर के ऑस्टियोक्लास्ट सेल की हेल्प से जो है कार्टिलेज के अंदर घुस जाते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है उसकी सहायता से ये जो है जो कार्टिलेज होता है उस कार्टिलेज के अंदर जो है ये प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो ये यहाँ पर एक अस्तर बना लेता है, जिसको यहाँ पर नाम देंगे, जैसे ये जो ब्लड वेसल्स है वो अंदर की ओर ऑस्टियोक्लास्ट की सहायता से अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो ये अंदर के पहुंच करके एक जो है प्राइमरी मैरो कैविटी बना लेता है, प्राइमरी मैरो कैविटी बना लेता है। अब ये प्राइमरी मैरो कैविटी बहुत सारी जितने भी यहां पर जाएंगी वो सब प्राइमरी मैरो कैविटी बनाएंगे। ये सारे प्राइमरी मैरो कैविटी धीरे धीरे जो है एकत्र होकर केंद्रीय भाग में एकत्र होते हैं, और ये यहां पर जो है सेंट्रल मैरो कैविटी बना लेता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रल मैरो कैविटी। उसी समय क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स, यानी यहां पर ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है, ब्लड वेसल्स की, उसी समय कुछ ब्लड वेसल्स ऊपर की ओर भी प्रवेश कर जाता है, ऊपर की ओर जाकर के यहाँ एकत्र होने लगते हैं ब्लड वेसल्स, और ऊपर की ओर प्रवेश करके यहाँ पर जो है इसको जो ऊपर की ओर जाकर के ब्लड वेसल्स इकट्ठा होता है, इसको कहते हैं एंडोस्टियम, एंडोस्टियम। तो इस तरह से यहां पर जो सेंट्रल मैरो कैविटी होता है ये यहां पर बोन मैरो बनाता है, अंतिम में चल करके इससे जो है बोन मैरो का निर्माण हो जाता है, जिससे जो है जो हम लोग के ब्लड होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसका निर्माण होता है। बाकी जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है, इसी ऑस्टियोक्लास्ट सेल की जो मेगाकैरियोसाइट्स होती है उन कोशिकाओं से जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की मेगाकैरियोसाइट सेल से जो है
वो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जबकि इसके बोन मैरो से आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये जो होता है, इसकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं शीर्ष पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, केंद्र के बीच भाग में कम होती है। इसलिए केंद्र जो शीर्ष भाग होता है उससे आरबीसी और मध्य वाले भाग से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बोन के रूप में परिवर्तित रहता है। धीरे धीरे इसमें ओसीन में जो है कुछ लवण तंतु इकट्ठा हो जाते हैं और ये एकत्र होकर के इसको एक कठोर सा जो सबसे बना रहता है, और इस तरह से एक लंबी लंबी अस्थियों का निर्माण हो जाते हैं। जिन लंबी अस्थियों के बीच के जो भाग होता है इसको लोग बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो यहाँ पर बन जाता है। इस बोन मैरो में ऊपर की ओर बहुत सारे रुधिर वाहिनियां जो है एक गुच्छे में पाई जाती है इस तरह से। तो इससे आरबीसी का निर्माण होता है, इसको लोग रेड बोन मैरो कहते हैं। और ये जो बीच का भाग होता है, शाफ्ट जिसको कहते हैं, शाफ्ट है, इसको जो है व्हाइट बोन मैरो के नाम से जानते हैं, जिससे डब्ल्यूबीसी बनता है। तो शाफ्ट वाले भाग से जो में जो है कम रुधिर वाहिनियां होती हैं, इसलिए उसको जो है हमें जो है हल्की सी पीली रंग की या कह सकते हैं कलरलेस रंग की जो है दिखाई देती हैं, और ऊपर की ओर रुधिर वाहिनियां अधिक मात्रा में होती है जो हमारे ये क्या नाम है बोन्स है, इसलिए इससे जो है लाल अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, और इससे जो है रेड ब्लड कार्पोसल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो बोन्स होता है, बोन्स का डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है। एक होता है मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन, जिसमें हमारी जो कला है उस कला से बनता है, एम्ब्रियो की कला से बनता है। जबकि कार्टिलेज और रिप्लेसिंग बोन जिसको हम लोग एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं, इसमें जो है जो लंबी लंबी उपास्थियां होती है, उस लंबी लंबी उपास्थियों में रुधिर वाहिनियां प्रवेश करती है, और वहां पर जो है उसके अंदर की ओर जो है जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है वो ऑस्टियोसाइट सेल में कन्वर्ट होता है, उससे फिर ओसिन का स्राव होता है। ओसिन के स्राव में फिर जो है लगातार कुछ जो है लवण तंतुओं का जमा होता है, और लवण तंतु जमा होकर के उसको एक दृढ़ता प्रदान करता है। इस तरह से जो उपास्थि कभी रही हो भ्रूणीय अवस्था में, वो धीरे धीरे हमारे अस्थियों में परिवर्तित हो जाती है। तो शरीर जितनी भी लंबी अस्थियां होती हैं वो यहाँ पर जो है हाइलाइन और रिप्लेसिंग बोन कहलाती है। तो इस प्रकार से जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों का डेवलपमेंट हमारे शरीर में होता है। धन्यवाद।